स्टार्ट विद साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो वायरस भी हमारे पास हर्पीस वायरस फैमिली के अंदर ही आता है। ये हमारे पास कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर निमोनिया वगैरह कॉज करता है और अदर डिजीजेस। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हर्पीस वायरस जैसा है। इसका एंटीजन हल्के से डिफरेंट है। समरी रेप्लिकेटिव साइकिल किया है कि ये हमारे पास इमीडिएट अर्ली प्रोटीन सेंसेस are translated from messenger RNA brought into the infected cell और फिर पेरेंटल वेरियंस जो हैं वो ट्रांसलेट हो सकते हैं फ्रॉम मैसेंजर RNA जो कि न्यूली इन्फेक्टेड सेल के अंदर बनेंगे। ट्रांसमिशन कैसे है, हमारे पास वैरायटी ऑफ मोड्स है अक्रॉस प्लेसेंटा, ब्रेस्ट मिल्क और यंग चिल्ड्रंस के अंदर थ्रू स्लाइवा। लेटर ऑन हमारे पास एसटीडी है, ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी इन्फेक्शन होती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, जहाँ पे वो न्यूट्रलाइज कर देती है वायरस को। प्राइमरी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इन्फेक्ट नहीं होती। मोर कॉमनली हमारे पास जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का तो फीटस अफेक्ट होता है और लेटेंट स्टेज आती है। लेटेंट स्टेज के अंदर ये मोनोसाइट के अंदर रिजाइड करते हैं साइटोमेगालो वायरस। साइटोमेगालो वायरस जो है वो मैकेनिज्म है, उसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म है इम्यून एवेरियन का। साइटोमेगालो वायरस जो है वो इनकोड करता है MHC क्लास 1 जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ, और ये माइक्रो RNA को ट्रांसलेट इनकोड करता है। और इसकी किलिंग जो है वो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल से नहीं होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो साइटोमेगालो वायरस में 20% जो है वो इन्फेंट्स इन्फेक्टेड होंगे, जिसके अंदर हमारे पास माइक्रोसेफली होगा, सीजर, डेफनेस, जॉन्डस, पर्परा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि टॉर्च इन्फेक्शन के जरिए भी फैलती हैं। ब्लूबेरी मफिन रैश और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होगी। साइटोमेगालो जो है इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है और हमारे पास हेट्रोफिलिक मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकती है। ये किसमें होगी, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट्स होंगे उनके अंदर। सिस्टेमिक CMV साइटोमेगालस वायरस की इन्फेक्शन में निमोनाइटिस हो सकता है, एसोफेजाइटिस, हेपेटाइटिस हो सकता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर जो है जिन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट लिया है या एड्स के पेशेंट हैं उन लोगों के अंदर हमारे पास इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज हो सकती हैं, डायरिया और कोलाइटिस वगैरह हो सकता है और साथ में ब्लाइंडनेस हो सकता है, रेटिनाइटिस हो सकता है। लैब्स की बात करें तो इसकी लैब्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है आउल्स आई इंक्लूजन होती है। ये हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक और स्टेनिंग टेक्निक से करते हैं। इसके अलावा द प्रेफर्ड अप्रोच ऑफ कल्चर इन स्पेशल ट्यूब कॉल्ड शेल वायल्स कहते हैं उन ट्यूब्स को, जिसके अंदर हम इसको कल्चर करते हैं और एंटीबॉडी से डायग्नोसिस करते हैं 72 आवर्स तक। लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं, शेल वाइल्स के अंदर हमारे पास स्पेशल ट्यूब्स हैं जिसके अंदर इसको कल्चर करते हैं। 72 आवर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एंटीबॉडी, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज लेके तो हम इसको डिटेक्ट या डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा गैंसीक्लोविर सेंसिटिविटी, ड्रग ससेप्टेबिलिटी चेक करके उससे भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आउल्स आई इंक्लूजन होती है। आउल्स आई इंक्लूजन ये है, ये इस तरह की हमें नजर आएगी। इसके अलावा हम एंटीजन टेस्ट करेंगे। PP65 एक प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड में होती है CMV के, अगर वो आइडेंटिफाई होगी तो भी हमारे पास डायग्नोसिस बन जाए। ट्रीटमेंट में हमारे पास गैंसीक्लोविर है और इसके अलावा हमारे पास फॉस्कारनेट है। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम कर सकते हैं ये गैंसीक्लोविर एड्स पेशेंट के अंदर जो है दे के, वैक्सीन कोई नहीं है, गैंसीक्लोविर के जरिए हम सप्रेशन कर सकते हैं एड्स पेशेंट के अंदर रेटिनाइटिस की और शेडिंग ऑफ वायरस की इन यूरिन और फीस। सेकेंड वायरस है हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस जो है ये भी हमारे पास हर्पेस वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, बर्केट लिम्फोमा यानी कैंसर कराता है और फेरेंजियल कार्सिनोमा, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा कराता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इसका इंपॉर्टेंट एंटीजन है वायरस का कैप्सिड, जो वायरल कैप्सिड है वो इसका इंपॉर्टेंट एंटीजन है और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एप्स्टीन बार न्यूक्लियर एंटीजन जो कि लोकेटेड होता है न्यूक्लियस में, वो भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो प्राइमरी बी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जाके रिजाइड करता है और एपिथेलियल सेल ऑफ फेरेंक्स वगैरह को भी इफेक्ट करता है। एज यूजुअल हर्पिस वायरस फैमिली है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स जैसा साइकिल होगा। ट्रांसमिशन हमारे पास इसकी है, एक्सचेंज ऑफ सलाइवा और एसटीडी है, और उसके अलावा हमारे पास ब्लड ट्रांसमिशंस के थ्रू और मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर हमारे पास इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो पैथोजेनेसिस के अंदर जो फर्स्ट इन्फेक्शन होती है ओरोफेरिंक्स के अंदर होती है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड करती है, बी लिम्फोसाइट तक जाती है।
फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं इन्फेक्टेड बी सेल के अगेंस्ट, एटिपिकल लिम्फ बनते हैं। ये टी सेल जो हैं वो एटिपिकल लिम्फ्स होते हैं जो कि ब्लड स्मेयर पे हम देख सकते हैं। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो बी लिम्फोसाइट के अंदर लेटेंट हो जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स जो एप्स्टीन बार वायरस पहले जो है वो आईजीएम एंटीबॉडी बना देता है, उसके अलावा आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो फिर परसिस्ट करती हैं लॉन्ग लाइफ। आईजीएम रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास डायग्नोसिस एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर यूज होता है और आईजीजी जो है वो प्रायर इन्फेक्शन को रिवील करता है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी आ गई, सेकेंड एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसके बाद हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस के अंदर एक नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जिसको हम हेट्रोफिल एंटीबॉडीज कहते हैं। हेट्रोफिल जो हैं वो हमारे पास इसलिए कहते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज जो कि डिटेक्ट होती हैं वो हमारे पास उन एंटीजन से डिफरेंट होती हैं जो एंटीजन इनको इंड्यूस करते हैं। हेट्रोफिल एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के केस के अंदर एग्लूटिनेट करती हैं शीप या हॉर्स के रेड ब्लड सेल्स को इन द लेबोरेटरी। क्रॉस रिएक्टिंग फॉर्समैन एंटीबॉडीज सीरम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द, इस लाइन को छोड़ दो। आगे एंटीबॉडीज जो हैं वो करेक्ट एप्स्टीन बार वायरस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट बन के वहीं पड़ा रहेगा एंटीजन के तौर पर, और हेट्रोफिल एंटीबॉडी जो है वो इंड्यूस करता रहेगा। 6 महीने के बाद हमारे पास ये हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी और रिकवरी हो जाएगी, और पेशेंट जो है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी और सीरम सिकनेस हो सकती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास क्या है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जिसमें सोर थ्रोट फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली, एनोरेक्सियल लेथार्जी वगैरह होगी, हेपेटाइटिस हो सकता है, एन्केफेलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास बोन मैरो डिप्रेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेरी ल्यूकोप्लीकिया हो सकता है। हेरी ल्यूकोप्लीकिया ये हमारे पास दिखाया हुआ है, और ये क्या है, वाइटिश नॉन मेलिग्नेंट लीन ऑन द इरेगुलर हेरी सरफेस ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टंग। इट अकर इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल स्पेशली इन एड्स पेशेंट। इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस जो है वो सेरेब्रल कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, लाइक बर्केट्स लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा और मेलिग्नेंसीज के अलावा ये हमारे पास पोस्ट ट्रोमेटिक लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के साथ भी डिसोसिएटेड है, जिसके अंदर हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करानी पड़ेगी। उन दोनों के बाद हमारे पास ये डिसऑर्डर होता है और जिसकी वजह से ग्राफ्ट की रिजेक्शन हो सकती है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो नंबर 1 हीमाटोलॉजिकल अप्रोच है, इसके अंदर एटिपिकल लिम्फ्स देखेंगे जो हमने कहा था टी सेल बी सेल को मार रहे हैं वो वाले टी सेल देखेंगे। इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच है जिसके अंदर हम हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज देखेंगे। उसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे, VCA, IgG, और उसके अलावा हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, ये एटिपिकल लिम्फोसाइट्स इस तरह के नजर आएंगे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के केस में। ट्रीटमेंट इसकी कोई नहीं है, एसाइक्लोविर दे सकते हैं। बर्केट एसोसिएशन है इसकी कैंसर में, बर्केट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा वगैरह के साथ। लास्ट वायरस है हर्पिस वीवलिका जिसका नाम है ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 और ये कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड है। ठीक है, ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 जो है ये हमारे पास कपोसी सार्कोमा कराता है। मोस्टली वही ब्लड, सेक्सुअल और स्लाइवा के ट्रांसमिट होता है। इसके अंदर हमारे पास वेस्कुलो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब होता है, स्पिंडल शेप सेल्स बनते हैं और एरिथ्रोसाइट्स, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ये लीजन जो है वो रेड टू डार्क पर्पल होता है, फ्लैट नोडुलर होता है, मल्टीपल साइड्स पे हो सकता है, स्किन में, ओरल कैविटी में, सोल्स में, और GIT के अंदर हो सकता है, लंग्स के अंदर हो सकता है। ये हमारे पास पर्पलिश सा लिम्फोमा टाइप बनेगा, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा इसको हम कहेंगे, और ये है इसकी डायग्राम। ये पर्पलिश रेडिश सा लिम्फोमा सोल्स में, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, लंग्स वगैरह में बन सकता है, GIT में बन सकता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो कपोसी सार्कोमा की हम बायोप्सी लेंगे, और HHV8 जो है DNA RNA आर मोस्ट प्रेजेंट इन स्पिंडल सेल्स होते हैं, इनका कल्चर नहीं किया जा सकता। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस जगह पे है और कितनी बड़ी लीजन है। इंटरफेरॉन अल्फा दी जा सकती है और नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी ह्यूमन हर्पिस 8 के लिए है। I'm going to start with smallpox viruses. Pox viruses के अंदर हमारे पास smallpox वायरस है। smallpox वायरस वैसे तो ये डिजीज जो है वो वैक्सीनेशन की वजह से इरेडिकेट कर दी गई है और बहुत कम लोगों के अंदर अब ये होती है। पॉक्स वायरसेस जो है वो हमारे पास ब्रिक शेप्ड होते हैं, ये MCQs के लिए याद रखना है, और लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA रखते हैं। डिस्क शेप इनका कोर होता है और डबल मेम्ब्रेनस होता है। ट्रांसमिशन कैसे है? थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, और 1960 में ये वाइड स्प्रेड हुआ था तो उसके बाद हमने वैक्सीनेशन करके
इरेडिकेट कर दिया। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्मॉल पॉक्स जो है वो जब वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोकल लिम्फ नोड में जाता है, पायर पेचेस में जाके ये डिवाइड करता है और उसके बाद हमारे पास ये ब्लड के अंदर एंटर करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है और दोबारा से ये वायरस ऑर्गन्स के बाद दोबारा से ये वायरस ब्लड में एंटर करता है, सेकेंडरी वीरेमिया करता है और स्किन पे स्प्रेड करता है, स्किन के ऊपर। फिर इंक्यूबेशन पीरियड आ जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर पेशेंट सही रहता है और फिर उसके बाद रैशेज अपेयर हो जाते हैं स्किन के ऊपर। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर हमारे पास कैस आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 7 to 14 डेज, फिर हमारे पास फीवर होता है, मेलीज होता है बॉडी के ऊपर, रैशेज हो जाते हैं और एक्सट्रीमिटीज फेस और ट्रंक के ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं। सेंट्री फ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी। रैश जो है वो इवॉल्व करता है फ्रॉम द मैक्यूल टू पेप्यूल, वेसिकल, पस्ट्यूल और फाइनली क्रस्ट बन जाता है 2 से 3 हफ्ते के बाद। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हमारे पास इन पास्ट व्हेन द डिजीज वाज अकर, डायग्नोसिस कैसे बनती थी? ग्रोइंग द वायरस इन द सेल कल्चर, और चिक एम्ब्रियोज में ग्रो करते थे और डिटेक्ट करते थे वायरल एंटीजन को वेसिकुलर फ्लूइड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक। प्रिवेंशन हमने कर लिया वैक्सीन के थ्रू और हमारे पास लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, वैक्सीनिया वायरस। सक्सेस ऑफ वैक्सीन जो है वो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसकी वैक्सीन जो बहुत कामयाब हुई है उसका ये था कि हमारे पास एक तो सिंगल सीरोटाइप था, स्टेबल था, उसके अलावा एनिमल रिजर्वायर नहीं था, सिर्फ ह्यूमन ही होस्ट थे। तीसरी चीज़ ये कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास द एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स इज प्रॉम्प्ट और एक्सपोज पर्सन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, डिजीज़ को इजीली रिकग्नाइज किया जा सकता है क्लिनिकली। और उसके अलावा 5वां ये कि कोई करियर स्टेट, कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन नहीं है इस केस के अंदर, इसलिए हमारे पास इसकी वैक्सीन जो है वो इतनी सक्सेसफुली चली कि हमारे पास फुली वो हो गया, वैक्सीनेटेड होगी वर्ल्ड। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। डीएनए इन्वेलप्ड वायरस के अंदर हमने हर्पीस फैमिली पढ़ी, हर्पीस सिम्प्लेक्स 1, 2, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस ह्यूमन हर्पीस 8 वायरस। उसके अलावा हमने पढ़ा है पॉक्स वायरस। इसके अलावा हमारे पास एक और इन्वेलप्ड वायरस है, वो हेपेटाइटिस बी वायरस है और हेपेटाइटिस बी वायरस हम हेपेटाइटिस फैमिली के साथ ही पढ़ेंगे।